हेलो दोस्तों, आज मैं ज़ॉम्बी मूवी 28 वीक्स लेटर को एक्सप्लेन करूंगी। ये 28 डेज लेटर का सेकंड पार्ट है और अगर आपने अभी तक पहले पार्ट के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसका थर्ड पार्ट भी आ चुका है जो मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है जब इस वायरस का पहला आउटब्रेक हुआ था। डॉन और उसकी बीवी एलिस 4 और सर्वाइवर्स के साथ लंदन के बॉर्डर में बने एक कॉटेज में छुपे हुए थे। डॉन और एलिस के 2 बच्चे थे जिन्हें उन्होंने इस वायरस के आउटब्रेक से पहले ही फ्रांस भेज दिया था। वो दोनों सेफ थे इस वायरस से, पर एलिस अपने बच्चों को बहुत मिस करती थी। खैर, वो 6 सर्वाइवर्स मिलकर खाना खाने बैठते हैं। तभी उनके दरवाजे पे एक छोटा बच्चा आके नॉक करता है। वो बहुत घबराया हुआ था। डॉन दरवाजा नहीं खोलना चाहता था, पर एलिस उसे समझाती है कि वो एक बच्चा है। वो सब मिलके उस बच्चे को अंदर ले लेते हैं और उसे खाना देते हैं। उस बच्चे का कहना था कि उसके पेरेंट्स और भाई बहन सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो सब उसके पीछे आ रहे थे, इसीलिए वो उनसे भागता हुआ यहाँ आया है। तभी उनमें से एक लड़की जो बाहर ज़ॉम्बीज को देखने के लिए झांकती है, तभी एक ज़ॉम्बी उस पे अटैक कर देता है और देखते ही देखते कई सारे ज़ॉम्बीज उस कॉटेज को तोड़ के अंदर आ चुके थे। वो इधर उधर भाग रहे थे। उनमें से जो ओल्ड कपल था वो ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाते हैं। वो बच्चा जो ज़ॉम्बीज को देख के ऊपर भाग रहा था, उसके पीछे एलिस भागती है ताकि उसे बचा सके। डॉन एलिस को उस बच्चे के पीछे ना जाके उसके साथ चलने को कहता है, पर वो डॉन की बात नहीं सुनती। एलिस उस बच्चे के साथ एक रूम में फंस चुकी थी और ज़ॉम्बीज उसके पास बढ़ रहे थे। वो डॉन से हेल्प मांगती है, पर डॉन अपनी बीवी को ना बचा के वहाँ से अकेले ही भाग निकलता है। एलिस उससे आखिर तक हेल्प मांगती रहती है। डॉन अपने किए पे शर्मिंदा था क्योंकि उसने एलिस को बचाने की कोशिश ही नहीं की थी। उनमें से सिर्फ 2 लोग ही बच के नाव तक पहुंच पाए थे, पर जो दूसरा वाला सर्वाइवर था वो भी ज़ॉम्बीज के हाथों मारा जाता है और लास्ट में सिर्फ डॉन ही था जो वहां से बच के निकल पाया था। अब हमें दिखाया जाता है कि उस वायरस के आउटब्रेक के 15 दिन बाद ब्रिटेन के मेनलैंड को क्वारंटाइन कर दिया गया था। 28 दिन बाद मेनलैंड उस वायरस की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। 5 हफ्ते के बाद इन्फेक्टेड लोग भूख के मारे मर चुके थे। 11 हफ्ते बाद नाटो फोर्सेस लंदन में आ चुकी थी। 18 हफ्ते बाद मेनलैंड को वायरस फ्री घोषित कर दिया गया था। 24 हफ्ते बाद रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था और 28 हफ्ते बाद यूएस मिलिट्री ब्रिगेडियर जनरल स्टोन के कमांड पे सेटलर्स और रिफ्यूजीज को डिस्ट्रिक्ट 1 में ट्रांसफर कर रहे थे। ये एक हेविली गार्डेड सेफ जोन था। सार्जेंट डॉयल, जो कि एक डेल्टा फोर्स स्नाइपर था, और उसे अपने दूसरे साथियों के साथ डिस्ट्रिक्ट 1 को गार्ड करने का काम सौंपा गया था। डॉयल का एक दोस्त फ्लिन, जिसके पास हेलीकॉप्टर था और उसका काम ऊपर से उस एरिया पर निगरानी रखना था। डॉक्टर स्कारलेट एज अ यूएस आर्मी मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट की गई थी। आगे उन सब रिफ्यूजीज को डिस्ट्रिक्ट 1 में लाने से पहले मेडिकल जांचें की जा रही थी। टैमी और एंडी, जो एलिस और डॉन के बच्चे थे, उन्हें डॉन ने अपने पास बुला लिया था। डॉन उस कॉटेज से भागने के बाद मिलिट्री के साथ मिलकर रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहा था और इसीलिए वो अपने बच्चों को अपने पास बुला लेता है क्योंकि अब वो जगह सेफ था। खैर, डिस्ट्रिक्ट 1 एंट्री से पहले मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर स्कारलेट को पता चलता है कि एंडी के दोनों आंखों का रंग अलग है। ये डीएनए के वजह से था। एंडी को ये अपनी माँ से मिला था। यहाँ एलिस के भी दोनों आंखों का रंग अलग था। आगे टैमी और एंडी अपने पिता डॉन से मिलते हैं। डॉन उन्हें उनके माँ के मौत के बारे में झूठ बोलता है ताकि उसके बच्चे उसे गलत ना समझे। वो उन्हें बताता है कि उनकी माँ इस वायरस के वजह से मारी गई, पर असल में वो एलिस को वहाँ अकेले छोड़ के भाग निकला था। उस रात एंडी को अपनी माँ का सपना आता है और वो ये सोच के वरिड था कि वो कहीं अपनी माँ का चेहरा भूल ना जाए। वो ये बात अपनी बहन टैमी को बताता है। अगले दिन वो दोनों डॉन के काम पे चले जाने के बाद सेफ जोन को छोड़ के अपने पुराने घर के लिए निकल पड़ते हैं, पर डॉयल ने उन्हें सेफ जोन से निकलते हुए देख लिया था। वो आर्मी को इन्फॉर्म कर देता है। जब एंडी और टैमी अपने घर पहुँचते हैं तो अपनी जरूरत का सामान और पिक्चर्स इकट्ठा करते हैं। एंडी को घर के ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो वहाँ जाके देखता
देखता है तो वहाँ वो अपनी माँ एलिस को पाता है। एलिस अपने बेटे को जोर से गले लगा लेती है जिससे एंडी को दर्द हो रहा था। यहाँ एलिस बिल्कुल नॉर्मल थी, वो कहीं से भी इन्फेक्टेड नहीं लग रही थी, पर उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है, जिसकी वजह से उसने एंडी को देखते ही जोर से पकड़ लिया था। थोड़ी देर में वहाँ आर्मी पहुँच चुकी थी। वो उन तीनों को सेफ जोन लेके आते हैं। टैमी और एंडी को बिल्कुल अलग जगह पर क्वारंटाइन कर दिया गया था और एलिस की मेडिकल जांचें शुरू हो चुकी थी। स्कारलेट को एलिस के ब्लड से पता चलता है कि एलिस इन्फेक्टेड है। उसकी बॉडी में काटने का निशान भी था, पर एलिस की इम्यूनिटी की वजह से वो वायरस उसे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। पर एलिस के अंदर वो वायरस था और वो आसानी से अपने आसपास के लोगों को इन्फेक्ट कर सकती थी। स्टोन को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो एलिस को मार डालने का ऑर्डर दे देता है। पर स्कारलेट का कहना था कि एलिस के ब्लड से वो इस वायरस का वैक्सीन बना सकते हैं, पर स्टोन उसकी कोई बात नहीं सुनता और एलिस को मारने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ डॉन अपने बच्चों से मिलता है जो उससे नाराज थे क्योंकि उसने उन्हें झूठ बोला था उनकी माँ के बारे में। शर्मिंदा डॉन अब एलिस से मिलने उसके रूम पे जाता है, जहाँ वो एलिस से सॉरी बोलता है और उसे किस करता है। एलिस का सलाइवा डॉन के अंदर जाते ही वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था और वो बुरी तरह से एलिस को मार डालता है। इसके बाद वो बाहर निकल के जो भी सामने आता है उसे इन्फेक्ट करता जा रहा था। स्कारलेट टैमी और एंडी को वहाँ से निकाल के अपने साथ सेफली निकालना चाहती थी, पर एंडी उससे बिछड़ जाता है। कुछ देर बाद जहाँ लोगों को सेफली रखा गया था वहाँ डॉन हमला कर देता है। वहाँ भागा दौड़ी मच चुकी थी, कई लोग मारे गए थे और कई ज़ॉम्बी बन चुके थे। हालात आर्मी के हाथों से निकल चुकी थी। स्टोन ने हालात देखते हुए कोड रेड अनाउंस कर दिया था। कोड रेड का यहाँ मतलब था जो भी दिखे जहाँ भी दिखे, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर ज़ॉम्बी, सबको मार डालो ताकि इन्फेक्शन उस जगह को छोड़ के बाहर ना जा सके। अब आर्मी को खुली छूट थी कि वो किसी को भी मार सकती थी। एंडी जो अकेले भीड़ में फंसा हुआ था, उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, पर डॉयल दूर से ये देख लेता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है, पर वो एंडी को शूट नहीं कर पाता। एंडी को सैम नाम का एक आदमी एक वेयरहाउस में ले जाता है, जहाँ एंडी अपनी बहन टैमी और स्कारलेट से दोबारा मिल जाता है। बाहर जो भी हो रहा था वो देख के सब परेशान थे क्योंकि आर्मी किसी को नहीं छोड़ रही थी। तभी डॉयल वहाँ आके सबको कोड रेड के बारे में बताता है। डॉयल ने स्टोन के कोड रेड को मानने से रिफ्यूज कर दिया था और वो सर्वाइवर्स को बचाना चाहता था। वो सब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। फ्लिन जो डॉयल को बताता है कि 6 मिनट में यूएस एयरफोर्स सेफ जोन को फायर बॉम्ब से उड़ा देने वाली है। वहाँ से निकलने के जल्दबाजी में एक दूसरा स्नाइपर उनमें से 2 लोगों को मार गिराता है। एंडी किसी तरह से उस स्नाइपर का ध्यान भटकाता है और डॉयल उसे मार गिराता है। अब सिर्फ 5 लोग ही बचे थे। वो सब फायर बॉम्ब के उन तक पहुँचने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। फ्लिन ने डॉयल को एक पार्क में बुलाया था जहाँ से वो उसे पिक करने वाला था। डॉयल के साथ एंडी, टैमी, स्कारलेट और सैम उस पार्क में फ्लिन का वेट कर रहे थे। स्कारलेट डॉयल को एंडी और टॉमी की माँ के डीएनए के बारे में बताती है कि अगर उनकी माँ इस वायरस से इम्यून थी तो जरूर ये दोनों बच्चे भी इम्यून होंगे। वो डॉयल से कहती है कि इन दोनों बच्चों का जिंदा रहना उन सब के जिंदा रहने से कई ज्यादा जरूरी है। कुछ देर बाद फ्लिन वहाँ पहुँचता है, पर वो बाकियों को डॉयल के साथ देख के उन्हें साथ ले चलने को मना कर देता है। तभी ज़ॉम्बीज वहाँ पहुँच चुके थे। सैम जो काफी डर गया था, वो फ्लिन के हेलीकॉप्टर पे जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करता है। फ्लिन अपने हेलीकॉप्टर के ब्लेड से कई ज़ॉम्बीज को मारते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसी बीच सैम जो हेलीकॉप्टर पे लटका हुआ था, वो ज़ॉम्बीज के बीच गिर जाता है और मर जाता है। फ्लिन डॉयल को वाम्बले स्टेडियम में अकेले मिलने को बोल के चला जाता है। अब वो चारों वहाँ से भागते हुए स्ट्रीट के उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे आर्मी नर्व गैस रिलीज कर रही थी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। वो चारों किसी तरह गैस और ज़ॉम्बीज से बचते हुए एक कार में जा छुपते हैं। गैस के वजह से ज़ॉम्बीज बेहोश हो गए थे, पर उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसके वजह से डॉयल को बाहर निकल के कार को धक्का लगाना पड़ता है। कार स्टार्ट तो हो जाती है, पर आर्मी के लोग डॉयल को दूसरे ज़ॉम्बीज के साथ जिंदा जला देते हैं। अब बाकी के तीनों अंडरग्राउंड के रास्ते स्टेडियम की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ काफी अंधेरा था। स्कारलेट डॉयल के राइफल के नाइट विजन को यूज करके रास्ता बता रही थी, पर वहाँ डॉन आ जाता है और स्कारलेट को मार देता है। इसके बाद डॉन एंडी पे हमला करके उसे इन्फेक्ट कर देता है, पर टैमी अपने पिता को मार डालती है। एंडी के अंदर उसकी माँ का डीएनए भी था, जिसके वजह से वायरस उसे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, पर अब वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता था। वो दोनों स्टेडियम पहुँचते हैं जहाँ पे फ्लिन उनका वेट कर रहा था। अपने दोस्त डॉयल को सामने ना देख के वो दुखी होता है और उन बच्चों को अपने साथ वहाँ से निकाल के ले जाता है। कहानी अब इस घटना के 28 दिन बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एक फ्रेंच वॉइस फ्लिन के अबैंडन्ड हेलीकॉप्टर के रेडियो पे सुनाई देती है। कोई हेल्प मांग रहा था। इसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज पेरिस
मेट्रो स्टेशन जो कि आईफल टावर के पास ही था वहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे और यहाँ ये रिवील किया जाता है कि वायरस अब यूरोप के मेनलैंड पर फैल चुका है। यहाँ पर कहीं भी नहीं बताया गया कि फ्लिंट, टैमी और एंडी के साथ क्या हुआ, पर ये तो क्लियर है कि वो वायरस एंडी की वजह से ही यूरोप तक पहुँच चुका है। इसका तीसरा पार्ट भी आ चुका है और जल्द ही मैं इसे अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।